नमस्ते दोस्तों, मैं पप्पू शर्मा कोडिंग शर्मा के इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए फायदेमंद है जो बीपीएससी टीआरडी 4 और एसटीटी 2025 के कंप्यूटर विषय से आप एग्जाम देने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। आप वीडियो एक बार जरूर देखें। तो मैं बता दूं दोस्तों, मैं इस चैनल पर बीपीएससी टीआरडी 4 और एसटीटी 2025 का कंप्लीट प्रिपरेशन करवा रहा हूं, ठीक है, जिसका मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखे वो वीडियो को जरूर चेकआउट करें। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए आज का डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की वीडियो के अंदर क्या खास रहने वाला है, उसको पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या कहा है क्वेश्चन, क्या है, द की used to delete a file without allowing it to store in recycle bin। मतलब इनमें से कौन सा बटन है जिसका उपयोग हम लोग करते हैं किसी चीज को डिलीट करने के लिए, लेकिन डिलीट करेंगे वो रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या होगा, ये क्वेश्चन आपको पूछा हुआ, इस साइड में हम लिख के लाए हैं कि कहां पूछा हुआ है क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बीपीएससी टीआरडी 2 में क्वेश्चन पूछा हुआ। मैं बीपीएससी टीआरडी 2 का बीपीएससी का भी प्रीवियस ईयर लेके आया हूं और एसटीटी 2020 एसटीटी जो पीछे एसटीटी हुआ है, एसटीटी 24, एसटीटी 23 और एसटीटी 19, तो उसमें भी उसका भी हम कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं। इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे, अच्छे से डिस्कशन करेंगे। चलिए देखिए इसका जवाब क्या होगा। सबसे पहले आप अगर समझ ले रिसाइकल बिन, ठीक है। रिसाइकल बिन क्या होता है, रिसाइकल बिन को हम लोग ट्रैश के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। रिसाइकल बिन में क्या होता है, जो भी हम लोग लास्ट टाइम डिलीट किए रहते हैं फाइल को, कोई भी चीज को, जब हम कोई फाइल को, फोल्डर को, मतलब किसी भी चीज को अगर डिलीट करते हैं कंप्यूटर के अंदर, किसी भी चीज को डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में जाके स्टोर हो जाता है, वो रिसाइकल बिन में स्टोर हो जाता है, ठीक है। अब यहां पर हमको ये कह रहा है कि अगर रिसाइकल बिन में स्टोर नहीं करना है, रिसाइकल बिन में अगर स्टोर होता है तो उसको हम रिकवर कर लेंगे, उसको फिर वापस रीस्टोर कर सकते हैं। लेकिन यहां क्या कर रहा है, विदाउट अलाउइंग इट टू स्टोर रिसाइकल बिन में स्टोर नहीं करना है, अब तब डिलीट कर देना। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए अगर नॉर्मल डिलीट करना हो तो हम लोग डिलीट बटन प्रेस कर देते हैं, कीबोर्ड पर डिलीट बटन है, वहां से जब क्लिक कर देते हैं तो वो डिलीट हो जाता है और वो चला जाता है रिसाइकल बिन में। लेकिन इसी डिलीट बटन के साथ अगर इसी डिलीट बटन को शिफ्ट के साथ डिलीट बटन प्रेस करते हैं तो वो परमानेंट डिलीट हो जाता है, परमानेंट डिलीट हो जाता है, वो रिसाइकल बिन में जाके स्टोर नहीं होता है, माने रिसाइकल बिन में वो स्टोर नहीं होता, याद रखिएगा। मतलब शिफ्ट के साथ अगर डिलीट बटन प्रेस करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा, वो परमानेंट डिलीट हो जाएगा। अब जब ये क्वेश्चन आया है, मतलब इस क्वेश्चन का जवाब बी है, ऑप्शन नंबर बी है इस क्वेश्चन का जवाब। आप देखिए ये बटन, कीबोर्ड के बटन से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, तो हम कीबोर्ड के बटन से रिलेटेड ढेर सारा क्वेश्चन है जिसको हम डिस्कशन कर देते हैं, क्योंकि वो पूछा हुआ था एसटीटी के अंदर भी। आइए अभी हम इसको मिटा के फिर से लिखते हैं। देखिए अब अगर हम आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, विंडो स्क्रीन को स्विच करना है, विंडो स्क्रीन को स्विच करना हो तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्विच करने का सेंस क्या हुआ। देखिए अगर ये कंप्यूटर स्क्रीन है तो यहां पर टास्क बार है नीचे, और यहां पर टास्क बार में जो रनिंग एप्लीकेशन होते हैं वो खुला हुआ मिलता है यहां पर बॉटम में। अब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि हम गूगल क्रोम खोल लिए, हम सबसे पहले गूगल क्रोम खोल लिए जो ब्राउजर है, उसके बाद क्या कर लिए, कोई फोल्डर को खोल लिए, ठीक है, या हम क्या करते हैं म्यूजिक प्लेयर को खोल लेते हैं, जैसे म्यूजिक प्लेयर वीएलसी है, इस तरह का कोई म्यूजिक प्लेयर देखिए 3 चीज खोले हुए हैं और तीनों को मिनिमाइज कर दिए हैं, ठीक है। अब हम लास्ट में क्या किए, नोटपैड खोले और नोटपैड खोल के नोटपैड में हम कुछ टाइप कर रहे हैं। अब हमको ये मन कर गया कि हम तुरंत स्विच कर जाए गूगल क्रोम पर, तो गूगल क्रोम पर स्विच कर जाए, मतलब यहाँ इतना सारा एप्लीकेशन आपका रनिंग है और इसमें से हम काम कर रहे हैं अभी नोटपैड पर, वो बैकग्राउंड में खुला हुआ है, तो हमको उस स्क्रीन पर स्विच करना जो हो तो उसके लिए हम लोग शॉर्टकट कमांड जो प्रेस करते हैं
अल्ट प्लस टैब। अल्ट प्लस अगर टैब प्रेस कर देंगे तो एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पर जाके स्विच कर जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये याद रखेंगे, स्क्रीन स्विच करने का शॉर्टकट कमांड अल्ट प्लस टैब है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम और कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, उसके बारे में समझते हैं। देखिए, अब आपको कुछ एरो की समझाते हैं। देखिए, एरो की, एरो की होता है 4 वो, लेफ्ट, राइट एरो की, बॉटम एरो की, टॉप एरो की, ये कितना एरो की होता है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर हम आएंगे तो होम भी एरो की के अंदर आता है, लेकिन होम एक अलग से एक बटन है, होम बटन, होम की। उसके बाद इंड की, होम इंड। उसी तरह अगर हम बात करें बैक स्पेस का, इसके भी समझते हैं इसका काम क्या है और इसे हम क्या कर सकते हैं, आगे देखते चलिएगा। अभी वीडियो में बने रहिए, देखिए कितना सारा चीज मिलेगा आपको आज। उसके बाद पेज डाउन, पेज डाउन, पेज अप, ठीक है, ये सारा है। उसके बाद ठीक है, उसके बाद डिलीट बटन, जो अभी बताए हैं इस क्वेश्चन के अंदर, डिलीट बटन। इतना सारा की है, इसके बारे में आज समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम अगर होम बटन का चर्चा करते हैं, होम बटन क्या होता है, कर्सर की पोजीशन को चेंज करता है। देखिए, जैसे मान लीजिए ये इतना सारा, मतलब मान लीजिए ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन है, इस लाइन में अगर कर्सर हम मेरा इस लाइन के अंत में रखा हुआ है तो होम बटन प्रेस करेंगे तो क्या होगा, ये कर्सर जो है ये लाइन के स्टार्टिंग में आ जाएगा, शुरुआत में आ जाएगा। उसी तरह इंड बटन क्या है, अगर हमको कर्सर स्टार्टिंग में रखा हुआ है या बीच में कहीं भी रखा हुआ है तो उस इंड बटन को प्रेस करेंगे तो उस लाइन के अंत में जाके कर्सर खड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलिए बैक स्पेस क्या है, बैक स्पेस आप जानते हैं कि बैक स्पेस इस तरह का बैक स्पेस कीबोर्ड पर बना होता है। ये बैक स्पेस क्या होता है कि अगर कर्सर जहां भी रखा है उसके पीछे का एक एक कैरेक्टर को हटाता है, एक एक कैरेक्टर को हटाता है। जैसे मान लीजिए कि यहां पर अगर कर्सर रखा हुआ है, कर्सर अगर यहां रखा हुआ है, हम बैक स्पेस प्रेस कर रहे हैं तो धीरे धीरे इसके पीछे का, बैक मैंने पीछे और स्पेस, पीछे जगह खाली करेगा, स्पेस देगा, मतलब ए हटाएगा, फिर ये खाली जगह को भी हटा देगा, फिर ई हटाएगा, टी हटाएगा, ई हटाएगा, एल हटाएगा, इसी तरह वो धीरे धीरे रिमूव करेगा। चलिए ये समझ गए। अब देखिए एरो समझ लेते हैं, लेफ्ट एरो, राइट एरो, बॉटम एरो, टॉप एरो। देखिए लेफ्ट एरो क्या होता है, ये आपको कीबोर्ड पर इस तरह से देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए इस तरह से आपको कीबोर्ड पर देखने को ये मिल सकता है, मिल सकता क्या है, होता ही है, मिलेगा ये। तो ये जो होता है ये लेफ्ट एरो, ये राइट एरो है, और ये बॉटम एरो, और ये टॉप एरो। ठीक है, ये टॉप एरो, इसका काम क्या है, अगर मान लीजिए कर्सर के पीछे रखा हुआ है, के जस्ट पीछे रखा हुआ है, अगर हम राइट एरो प्रेस करेंगे तो क्या होता है, वो एक कैरेक्टर आगे बढ़ता है। अगर राइट एरो प्रेस करेंगे तो एक कैरेक्टर आगे बढ़ेगा, नेक्स्ट होगा, वन कैरेक्टर नेक्स्ट, माने के बाद चला जाएगा, फिर प्रेस करेंगे ई के बाद जाएगा, फिर प्रेस करेंगे वाई के बाद जाएगा, इस तरह से राइट एरो। अगर लेफ्ट एरो प्रेस करते हैं तो एक कैरेक्टर पीछे आता है, जहां कर्सर रखे उसके एक कैरेक्टर पीछे आएगा। अगर मान लीजिए कि हम डी के पहले रखे हुए हैं, डी के बाद रखे हुए हैं, तो डी लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे तो डी से पहले आ जाएगा, फिर प्रेस करेंगे ई से पहले आ जाएगा। तो एक एक कैरेक्टर आगे और पीछे करना हो, माने लेफ्ट या राइट करना हो तो लेफ्ट राइट एरो प्रेस करते हैं। टॉप एरो बॉटम एरो समझ लीजिए, बॉटम एरो और टॉप एरो। अगर कर्सर मान लीजिए इस लाइन रखा हुआ है, टॉप एरो प्रेस करेंगे इसके जस्ट ऊपर वाला लाइन चल जाएगा, फिर अगर बॉटम एरो प्रेस करते हैं इसके जस्ट नीचे वाला लाइन चला जाएगा, मतलब टॉप और बॉटम एरो प्रेस करते हैं। देखिए उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन, ये सब बात क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसके बेस्ड पर कुछ एमसीक्यू हम लेके आए हैं, जो क्वेश्चन कैसे पूछता है वो देख लीजिए। देखिए एमसीक्यू देखिए, होम की यूज फॉर होम की का बटन का यूज क्या करते हैं, हम बताए अभी जस्ट पहले। ये क्या करता है, किसी भी लाइन के बिगिनिंग में जाता है। तो देखिए क्या है यहाँ पर, मूव द कर्सर बिगिनिंग टू द डॉक्यूमेंट, नहीं होगा। मूव द लाइन बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ, ये भी नहीं होगा। मूव द कर्सर बिगिनिंग टू द स्क्रीन, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन हो जाएगा मूव द कर्सर बिगिनिंग ऑफ द लाइन, लाइन के बिगिनिंग में जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब यही चीज कंट्रोल के साथ अगर होम बटन प्रेस करेंगे तो क्या होगा, देखिए कंट्रोल के साथ अगर होम बटन प्रेस करते हैं तो मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, सही है।
मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन, ये भी सही है। मूव द कर्सर बिगिनिंग टू द पैराग्राफ, देखिए अब क्या है, माने इसका आंसर ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। अब ऑल ऑफ द एबव क्यों कहे हैं, एक्चुअल में अगर मान लीजिए आपके पास एक ही पैराग्राफ है, ठीक है, एक ही पैराग्राफ है, तो कर्सर जो है उस पैराग्राफ के बिगिनिंग में आ जाएगा कंट्रोल के साथ प्रेस कर। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4, 4 लाइन लिखे हैं, एक ही पैराग्राफ में 4 लाइन है, अगर कर्सर यहां रखा हुआ है, हम कंट्रोल के साथ बिगिनिंग प्रेस कर देंगे तो वो क्या होगा, उस पैराग्राफ के बिगिनिंग में आ जाएगा। क्लियर है? आगे देखिए, अब अगर अब मान लीजिए आपके डॉक्यूमेंट के अंदर, आपके डॉक्यूमेंट के अंदर एक ही जो है ना लाइन है, एक ही लाइन है। हम ऑप्शन ऑल ऑफ दी एबव क्यों होगा उसका जवाब दे रहे हैं। अगर एक ही लाइन है, अगर हम होम बट अगर कर्सर यहां रखा हुआ है, होम प्रेस करेंगे फिर भी लाइन स्टार्टिंग में ही आएगा। अगर हम कंट्रोल के साथ होम प्रेस करेंगे फिर भी वही बात होगा, उस लाइन के बिगिनिंग में जाएगा। माने ये भी सही है, ये भी सही है। अगला देखिए, मान लीजिए आपके पेज के अंदर एक पैराग्राफ ये है, एक पैराग्राफ ये है, 3 पैराग्राफ जगह छोड़ के फिर माने एक पैराग्राफ यहाँ, एक पैराग्राफ यहाँ, कर्सर यहाँ रखा हुआ, अंतिम पैराग्राफ के अंत लाइन में रखा हुआ है। तब अगर हम कंट्रोल के साथ होम बटन प्रेस करते हैं तो उस डॉक्यूमेंट के, माने पूरे एक डॉक्यूमेंट के अंदर, माने ये पूरा मेरा डॉक्यूमेंट है, इस पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर स्टार्टिंग में वो कर्सर पहुंच जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए भी सही है, लाइन के स्टार्टिंग में आएगा यो सही है, पैराग्राफ के स्टार्टिंग में आएगा ये भी सही है, माने ऑल ऑफ द एबव इस क्वेश्चन का जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इंड की से ठीक वही उल्टा होगा कि ये बिगिनिंग में आया था, ये इंड में जाएगा, तो मूव द कर्सर इंड ऑफ द लाइन हो जाएगा। ये अगर सीधे इंड बटन प्रेस करते हैं उसी लाइन के इंड में जाएगा, लेकिन कंट्रोल के साथ अगर इंड बटन प्रेस करते हैं तो क्या होगा, मूव द कर्सर टू द इंड ऑफ द लाइन, मूव द कर्सर इन ऑफ द डॉक्यूमेंट, मूव द कर्सर इंड ऑफ द पैराग्राफ। अब देखिए एक्चुअल में यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव नहीं है ऑप्शन, तो मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, ये आंसर होगा। मूव द कर्सर एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, माने उस डॉक्यूमेंट के एंड में वो कर्सर पहुंच जाएगा। एक्चुअल में होना चाहिए इसका भी एंड में, मूव द कर्सर टू द लाइन। अब देख लीजिएगा, आगे बढ़ते देखिए, अगला है पेज अप की यूज फॉर। पेज अप जो है वो क्या करता है, माने वो एक स्क्रीन अप जाता है। माने ये मान लीजिए एक पेज का एक स्क्रीन है और उस एक स्क्रीन ऊपर जाना है तो हम लोग को पेज अप प्रेस करेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यही अगर कंट्रोल के साथ पेज अप प्रेस करेंगे तो एक पेज ऊपर जाएगा। अगर हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर 5-6 पेज है तो एक पेज ऊपर जाने के लिए हम लोग कंट्रोल प्लस पेज अप प्रेस करते हैं, ठीक है। अब स्क्रीन और पेज में क्या अंतर है, देखिए पेज जो है ना, एक स्क्रीन के अंदर एक स्क्रीन के अंदर पेज हो सके कवर नहीं आ सकता, कवर नहीं हो सकता है। माने मान लीजिए मॉनिटर स्क्रीन है, इस मॉनिटर स्क्रीन के ही कंटेंट को ऊपर भेजाना है, ऊपर आना है तो पेज अप प्रेस कर देंगे, लेकिन कंट्रोल प्लस पेज अप प्रेस करेंगे तो वो कंप्लीट पेज ऊपर जाएगा। एक स्क्रीन में एक से ज्यादा नहीं, एक पेज को दिखाने के लिए हम लोग को एक से ज्यादा स्क्रीन की जरूरत पड़ेगी, मतलब इसके अंदर। तो उसके लिए हम लोग सिंपल डाल लीजिए, कंट्रोल प्लस पेज अप प्रेस करेंगे तो मूव द कर्सर 1 पेज अप जाएंगे। पेज डाउन अगर प्रेस करते हैं तो क्या होगा, सेम वही बात, मूव द कर्सर 1 स्क्रीन डाउन होगा। और कंट्रोल प्लस पेज डाउन प्रेस करेंगे तो एक 1 पेज डाउन जाएगा, 1 पेज डाउन आएगा, ठीक है, 1 पेज डाउन। देखिए ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करते हैं ये सारा जवाब समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है एरो की। आपको हम एरो की बताए थे, उसके बारे में पहले देख लीजिए। एरो की जो बताए थे 4 को, लेफ्ट एरो, टॉप राइट एरो, टॉप एरो और बॉटम एरो। क्या है, अगर एक लाइन है, इस लाइन के मान लीजिए यहां पर देखिए ये लाइन है, यहां पर कर्सर रखा हुआ है, तो हम कर्सर को आगे के कैरेक्टर को ले जाने के लिए राइट एरो प्रेस करेंगे। अगर कर्सर जहां रखा उसके पीछे एक एक कैरेक्टर आना है तो हमको लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे। अगर जिस लाइन में उस लाइन के ऊपर वाली लाइन में जाना है, जस्ट ऊपर वाली लाइन में जाना है तो टॉप एरो प्रेस करेंगे। और जहां पर कर्सर उसके जस्ट नीचे वाली लाइन में आना है तो हम लोग बॉटम एरो प्रेस करेंगे। लेकिन अब यहां पर क्या है, कंट्रोल के साथ अगर हम दबाते हैं तो क्या होगा, देखिए अगर यही चीज कंट्रोल के साथ राइट एरो प्रेस करते हैं तो आप एक बार जान लीजिए, राइट एरो प्रेस करें क्या होगा, एक कैरेक्टर आगे जाता है। लेकिन कंट्रोल के साथ अगर राइट एरो प्रेस करेंगे तो क्या होगा, एक वर्ड नेक्स्ट जाएगा, एक वर्ड नेक्स्ट। देखो मूव द कर्सर 1 वर्ड राइट, माने अगर ये चीज है तो इधर हो गया राइट, इधर से अगर जाएंगे तो लेफ्ट हो गया, तो मूव द कर्सर 1 वर्ड राइट जाएगा, यही आंसर इसका, ठीक है। कंट्रोल के साथ राइट एरो प्रेस करेंगे ये होगा।
आगे देखिए, ये तो कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करते हैं, ये वाला, ये डाउन एरो है। अगर इसको प्रेस करेंगे तो क्या होगा, मूव द कर्सर वन पैराग्राफ डाउन, मूव द कर्सर वन लाइन डाउन, ठीक है, मूव द कर्सर वन पेज डाउन और मूव द कर्सर वन स्क्रीन डाउन। देखिए, अगर मूव द कर्सर वन लाइन डाउन, एक लाइन नीचे आना है तो सीधा सीधा हम डाउन प्रेस कर देंगे, लेकिन कंट्रोल के साथ डाउन प्रेस करना है तो क्या होगा, वो एक पैराग्राफ डाउन हो जाएगा, एक पैराग्राफ डाउन होगा। उसी तरह कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो प्रेस करते हैं तो क्या होगा, जहां पर भी कर्सर रखा हुआ उसके पीछे माने लेफ्ट साइड में एक वर्ड लेफ्ट होगा। द मूव द कर्सर वन वर्ड लेफ्ट, ये आंसर है। ये सब लिख लीजिए और इससे क्वेश्चन रहता है, एसटीटी में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन के पास। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द डैश कीज ऑन अ कीबोर्ड यूज टू इरेज, इरेज माने खाली करना है, एवरी एनीथिंग टाइप्ड ऑन द लेफ्ट ऑफ द कर्सर, माने अगर कर्सर यहां रखा हुआ है इसके लेफ्ट में जो भी चीज है उसको इरेज करना है, खाली करना है, खत्म करना है, तो उसके लिए हम लोग बैक स्पेस प्रेस करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अगर यहीं पे रहता द डैश की इज ऑन द कीबोर्ड यूज टू इरेज एवरीथिंग टाइप ऑन द राइट, राइट अगर यहाँ लेफ्ट की जगह राइट दे देता, अगर मान लीजिए लेफ्ट की जगह राइट दे देता ऑफ द कर्सर, तो उसका आंसर हो जाता डिलीट। अगर डिलीट जो है राइट डिलीट करता है और बैक माने बैक स्पेस लेफ्ट प्रेस करता है, मतलब बैक स्पेस पूछा रहा है मतलब लेफ्ट पूछा था, इसलिए आंसर ये है, दो नंबर। अगला देखिए, द बैक स्पेस की ओमिट, ओमिट माने हटाना होता है, द डैश साइड लेटर ऑफ द कर्सर माने किस साइड रहा, लेफ्ट रहा, लेफ्ट हैंड, आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि कुछ क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा लेके आए थे और आपको समझा दिए, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए, कंट्रोल के साथ डिलीट प्रेस कर सकते हैं, आप ये देख लीजिए, डिलीट बटन प्रेस करेंगे सीधा सीधा तो क्या होगा, अभी समझे हैं, जहां पर भी कर्सर रखा हुआ है उसके राइट साइड में डिलीट करेगा। जैसे यहाँ पर कर्सर रखे हैं तो इसके राइट साइड में कुछ है ही नहीं, तो इसलिए क्या डिलीट करेगा, अगर मान लीजिए एक सी के पहले रखा हुआ है तो अगर डिलीट बटन प्रेस करते हो उसके आगे नेक्स्ट माने उसके राइट साइड में सी हटाएगा, यू हटाएगा, आर हटाएगा, एस हटाएगा, ओ हटाएगा, ऐसे हटाएगा। लेकिन यही चीज कंट्रोल के साथ डिलीट बटन प्रेस कर दीजिएगा तो क्या होगा, जहां पर भी कर्सर रखा हुआ है उसके आगे का एक वर्ड को डिलीट कर देगा, एक वर्ड ही डिलीट कर देगा। आंसर देख लीजिए, डिलीट द सिंगल लेटर जस्ट आफ्टर द कर्सर, सिंगल लेटर नहीं करेगा, पूरा वर्ड ही खत्म करेगा, तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा। डिलीट द सिंगल लेटर जस्ट बिफोर द कर्सर, माने जहां कर्सर रखा हो उसके पहले एक सिंगल लेटर करेगा नहीं, ये तो बैक स्पेस करता है, माने ये काम तो बैक स्पेस करता है, याद रखिएगा। आप इसको भी देख लीजिए, और ये जस्ट, हाँ चलिए, डिलीट द वर्ड जस्ट बिफोर द कर्सर, जस्ट बिफोर द कर्सर माने जहां पर भी कर्सर रखा हो उसके पहले का एक वर्ड ही हटाता है, तो ये तो कंट्रोल के साथ बैक स्पेस करता है। अगर कंट्रोल के साथ बैक स्पेस प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ बैक स्पेस प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ बैक स्पेस करेंगे तो ये होगा, क्लियर, तो ये भी नहीं होगा जवाब। तो डिलीट द वर्ड जस्ट आफ्टर द कर्सर, यही इस क्वेश्चन का जवाब है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के पास। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है व्हाट इज द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन फॉर द करस्पॉन्डिंग इनफिक्स, मतलब ये जो एक क्वेश्चन दिया है इसको करना क्या है, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में क्या होगा वो बताने के लिए, एक से रुक जाइएगा, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में क्या होगा उसको बताना है, आइए, ठीक है, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में क्या होगा उसको बताना है। और देखिए अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन फॉर द करस्पॉन्डिंग इनफिक्स एक्सप्रेशन, मतलब ये दिया है इसका पोस्ट फिक्स बताना है। आप देख लीजिए, पहले समझिए, पोस्ट फिक्स और एक होता है प्रीफिक्स, ठीक है। पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स में क्या होता है, जब भी कोई भी ऑपरेटर जो होता है प्लस माइनस इनटू डिवाइड, ये सारा कोई भी ऑपरेटर है, इस ऑपरेटर को अगर हम उस स्टेटमेंट के अंत में लेके चले जाएंगे तो पोस्ट फिक्स कहलाएगा। मैंने जो वैल्यू दिया है, जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उस एक्सप्रेशन के अंत में लेके जाएंगे तो पोस्ट फिक्स होगा, और उस एक्सप्रेशन के बिगिनिंग में लगाएंगे, बिगिनिंग में बिफोर, बिगिनिंग लगाएंगे, पहले कर देंगे, पहले लगाएंगे तो प्रीफिक्स होगा, प्री माने पहले और फिक्स करना, क्लियर, और पोस्ट फिक्स में बाद में, क्लियर है। चलिए इसका जवाब क्या है उसको देखते हैं। आइए, क्वेश्चन है इसका पोस्ट फिक्स निकालना, इस स्टेटमेंट का, तो पोस्ट फिक्स निकालिएगा। अब एक बार जान लीजिए कैसे निकलेगा, एक बार जान लीजिए आप कि
जो भी ऑपरेटर होता है उस ऑपरेटर में उसका अपना एक प्रेसिडेंस होता है, इसका वैल्यू होता है। इसमें इनटू का जो है जब सबसे ज्यादा वैल्यू है तो इनटू के वो पहले हम काम करेंगे। तो लिखा हुआ ए प्लस, तब इनटू को करेंगे तो इनटू बाहर निकाल दिए बीसी हो गया, प्लस फिर क्या होगा इनटू बाहर निकल जाएगा डी हो जाएगा। देखिए इस तरह से, सॉरी ये तो प्रीफिक्स कर रहे हैं हम, ये प्रीफिक्स कर रहे हैं, लेकिन यहां पर प्रीफिक्स नहीं बोला है, पोस्ट फिक्स बोला, इसलिए रुक जाइए, इसको करिए, पोस्ट फिक्स बनाइए। तो ए प्लस बी सी आप प्लस इंटू हो जाएगा यहाँ पर, उसी तरह प्लस डीई और यहाँ पर इंटू हो जाएगा, मतलब ये निकल के यहां चला गया और ये वाला निकल के इसके बाद आ गया। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिएगा, तो क्या होगा, ये प्लस बाहर जाएगा तो क्या होगा, पहले इतना का काम कीजिए फिर इतना करिए, इतना करेंगे तो एक काम करते हैं, इसको पहले रहने देते हैं, ए प्लस एक के बार करेंगे आप कंफ्यूज हो जाइएगा, ये प्लस को उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा डीई इंटू ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इसको कर लीजिए, तो ए बी सी इंटू प्लस हो जाएगा, इसको ब्रैकेट खोल दीजिए, डीई इंटू प्लस, यही इस क्वेश्चन का जवाब है, पोस्ट फिक्स। माने इसका ये जो इनफिक्स दिया हुआ था इसका पोस्ट फिक्स ऐसा होता है, ए बी सी स्टार प्लस डीई स्टार प्लस, ऑप्शन नंबर मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर ए है, इस क्वेश्चन का जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी टीआरई 1 में, ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कहता है पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन इवैल्यूएटेड टू प्रीफिक्स। अच्छा ये क्वेश्चन जो है ना प्रीफिक्स में दे दिया है। अच्छा देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, माने क्या ये क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, स्टार है, प्लस है, ए बी है, माइनस है, सी डी है, ये क्या है प्रीफिक्स में है। इसको पहले क्या बना लेते हैं हम, इनफिक्स बनाते हैं, इनफिक्स बना लेंगे और तब हम पोस्ट फिक्स बनाएंगे, ठीक है, करिए इनफिक्स बनाइएगा। तो क्या होगा, ये प्लस जो है उठ के इसके बीच में जाएगा, ये माइनस उसके उठ के इसके बीच में जाएगा, और ये इंटू उठ के यहां चला जाएगा ऐसे। तो देखिए क्या होगा, ए प्लस बी इधर हो जाएगा, सी माइनस डी हो जाएगा, और दोनों के बीच में आ जाएगा इंटू का सिंबल, ये वाला इंटू इसके बीच में आ जाएगा, तो ये इनफिक्स बन गया उसका। अब इनफिक्स बन गया तो उसको हम लोग क्या करेंगे, इनफिक्स बन गया तो पोस्ट फिक्स बना लीजिए। तो पोस्ट फिक्स बनाइएगा तो कैसे होगा बताइए, इसका पोस्ट फिक्स बनाइएगा तो ए बी प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या होगा, चलिए सी डी माइनस हो जाएगा, अब ब्रैकेट के बाहर हम इंटू कर देंगे, ये इंटू उठ के यहाँ चला जाएगा। आइए फिर इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिएगा, तो ब्रैकेट खोल लीजिए, ब्रैकेट खोलिएगा तो ए बी प्लस सी डी माइनस स्टार, यही होगा इसका क्वेश्चन का जवाब। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर कहाँ है, ये ऑप्शन नंबर कहाँ है ये देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है इसका जवाब। क्लियर है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसको हम बता दिए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी पोस्ट फिक्स से रिलेटेड है, इसको कहता है पोस्ट फिक्स करके वैल्यू निकालिए। ये क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा हुआ है, आप देख लीजिए। तो यहाँ क्या है, 10 है जगह छोड़ के 5 है, फिर प्लस है, 60 है जगह छोड़ के 6 है, फॉरवर्ड स्लैश है, स्टार है, 8 है, यही है। आप सोल्व कीजिए, ये क्या होगा, अब इसको कैसे इसको इवेल्युएट करेंगे वो देख लीजिए। मतलब क्वेश्चन में कहा था कि ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये एक्सप्रेशन, ये पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, ये पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन यहाँ लिखा हुआ। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पोस्ट है तो उसको इनफिक्स बना लीजिए तब सॉल्व कर लीजिए, कर लीजिएगा। तो ये क्या होगा, प्लस चला जाएगा इसके बीच में, ये डिवाइड का सिंबल इसके बीच में आ जाएगा, और ये स्टार का सिंबल इसके बीच में आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 5, 10 प्लस 5 हो जाएगा, स्टार का सिंबल इसके बीच में आ जाएगा, तो चल लगा देते हैं, और 60 डिवाइड बाय 8 हो जाएगा, अब बाहर 8 आ जाएगा, बाहर सॉरी 6 है ये, अब बाहर 8 आ जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 15 हो जाएगा, इंटू इसको सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 10 में 60 में जब 6 से भाग लगाएंगे 10 हो जाएगा। अब ये सीधा 8 है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 15 दहाई के 150 होता है, और ये 8 हो जाएगा। अब देखिए अब क्या दिक्कत हुआ, इस 8 और 15 के बीच में ऑपरेटर मिसिंग है। ये क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा हुआ था, और इसको कहा था कि क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है, जिस वजह से इसका आंसर नन ऑफ दी एबव होगा। सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन है जिसको हमको पेस्ट करके लाए हैं, ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन ऐसा है, तो इसीलिए ये जगह खाली है। यहाँ पर कोई ऑपरेटर होता, मान लीजिए प्लस होता तो 158 आंसर होता,
अगर यहाँ इंटू का सिंबल होता तो 15 8 120 1200 आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पर कुछ ऑपरेटर दिया ही नहीं है, तो इसलिए ऑपरेटर मिसिंग होने के कारण इसका जवाब नन ऑफ द एबव होगा, इसमें से कोई भी आंसर नहीं होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के पास। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है टेरा मींस। ये क्वेश्चन मेमोरी यूनिट पर है, मेमोरी यूनिट पर क्वेश्चन है और इसको हम समझते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। मेमोरी यूनिट पर क्वेश्चन है। अब कैसे बनेगा वो देखिए, आप अगर कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट पढ़े होइएगा तो उसको हम रिवीजन कर देते हैं। देखिए, एक बिट बराबर होता है 0 या 1 होता है। अगर ऐसा ऐसा 4 बिट मिला लेंगे तो एक निबल के बराबर हो जाएगा। अगर 8 बिट मिला लेंगे ऐसा ऐसा तो एक बाइट हो जाएगा। उसी तरह हम लोग 10 से 24 बाइट मिला लेंगे तो हो जाएगा 1 किलो बाइट, किलो बाइट, किलो बाइट हो जाएगा, जिसको केबी कहते हैं। उसी तरह 10 से 24 केबी माने किलो बाइट बराबर हो जाएगा 10 24 किलो बाइट बराबर 1 मेगा बाइट, मेगा बाइट एमबी होता है, इसको लिख लीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। उसी तरह 10 से 24 एमबी बराबर होता है 1 गीगा बाइट, 1 गीगा बाइट होता है, जीबी होता है, शॉर्टकट में जीबी बोलते हैं। उसी तरह 10 से 24 जीबी बराबर होता है 1 टेराबाइट, 1 टेराबाइट होता है, टीबी होता है, ठीक है। उसी तरह 10 से 24 टेराबाइट बराबर, इधर लिखते हैं, 10 से 24 टेराबाइट बराबर होता है 1 पेटाबाइट, पेटाबाइट, पीबी, ठीक है। इतना ही रखिए, इसके अलावा भी होता है जेटाबाइट, एटाबाइट, बहुत होता है, लेकिन इतना काफी है। देखिए, ये क्लियर है। अब चलिए, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, टेराबाइट का मतलब क्या होता है, सीधा इतना ही पूछा। ये क्वेश्चन बीपीएससी टीआरडी 2 में पूछा हुआ। देखिए, टेराबाइट का मतलब क्या होता है। देखिए, टेराबाइट का मतलब क्या होता है, यहां देख लीजिए आप, टेराबाइट कहां है खोज लीजिए। चलिए कलर चेंज करते हैं पेन का। टेराबाइट देखने को यहां मिलता है, टेरा यहां मिलता है और सीधा सीधा पावर के फॉर्म में है। चलिए एक बार बताइए, पहले पावर को क्लियर कर लीजिए। 10 से 24 है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 10 लिख सकते हैं कि नहीं बताइए। अगर 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूना 512 दूना 10 से 24, मतलब 10 से 24 को पावर के फॉर्म में 2 के पावर 10 लिख सकते हैं। ये आप समझ गए होंगे। अभी मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 2 को 10 बार गुना करके देख लीजिए, आंसर आ जाएगा 1024 ही आएगा। अब यहां देखिए, तो 1 टेराबाइट बराबर क्या है, आप देखिए 1 टेराबाइट बराबर 10 से 24 गीगाबाइट, माने यहां पर 2 के पावर 10 हो जाएगा। चलिए 2 के पावर 10 हो जाएगा, इसको भी 2 के पावर 10 लिख सकते हैं, इसको भी 2 के पावर 10 लिख सकते हैं, इसको भी 2 के पावर 10 लिख सकते हैं। अब आइए, तो 1 टेराबाइट को सीधा सीधा आंसर लाना है तो देखिए 2 के पावर 10, 2 के पावर 10, 2 के पावर 10, 2 के पावर 10, यहां तक जब पहुंचे उसके बाद हमको बाइट में आ गया वैल्यू, मतलब 1 टेराबाइट पर कितना बाइट है, बाइट में आंसर लाना है सीधा सीधा। तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर 10 गुना हो जाएगा 2 के पावर 10 गुना 2 के पावर 10 गुना 2 के पावर 10। देख लीजिए 2 के पावर 10, 2 के पावर 10 माने 1 टेराबाइट बराबर 2 के पावर 10 गीगाबाइट, गीगाबाइट को फिर मेगाबाइट में लेकर 2 के पावर 10 लिखना पड़ा, फिर मेगाबाइट को किलोबाइट में लेकर 1024 2 के पावर 10 लिखना पड़ा, किलोबाइट को फिर बाइट में ले गए तो 2 के पावर 10 लिखना पड़ा, मतलब 2 के पावर 10 गुना 10 2 के पावर 10 2 के पावर 10, तो गुना कर लेंगे। तो गुना कर लीजिएगा तो आप देख लीजिए बेस समान है तो पावर जुट जाता है, या फॉर्मूला पढ़े होंगे मैथ में, तो पावर जुटेगा तो 2 के पावर 10 10 10 10 और 10 माने 40 हो जाएगा, 2 के पावर 40, और यही इस क्वेश्चन का जवाब है, आंसर नंबर बी, ठीक है। अब आप कहेंगे कि बाइट में पूछा था कि किलो बाइट में पूछा था, तो देखिए बाइट में हम आंसर ले आए, यहां पर ऐसा बाइट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, इसलिए 2 पावर के फॉर्म में वही आंसर लेके चलाए, और नहीं तो बहुत होगा 8 से गुना कर देंगे तो बीच में आ जाएगा, लेकिन 8 से गुना करने का यहाँ कोई अति नहीं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम 2 पर 40 लगा दिए। क्लियर है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया हो, ये बीपीएससी टीआरडी 2 में पूछा हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है द हेक्साडेसिमल नंबर F5 इज इक्विवेलेंट टू बाइनरी नंबर। कैसे, F5 नहीं F4 है, F4 का ये हेक्साडेसिमल नंबर है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, तो पहले क्या करेंगे, इस हेक्सा को डेसिमल में ले जाएंगे
हाँ, तब डेसिमल को हम लोग क्या कर देंगे, बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए कैसे निकालेंगे, f गुना 16 के पावर 1 हो जाएगा प्लस 4 गुना 16 के पावर 0 हो जाएगा। मतलब क्या है, इस f को उसके प्लेस वैल्यू पर बेस वैल्यू के पावर में कर दिया। जैसे देखिए f है, पहला f लिखे, ये 16 16 होता है इसका बेस, 16 इसकी f के आगे क्या डिजिट है, देख लीजिए एक क्यों डिजिट है, इसे 16 पावर 1 हो गया प्लस ये 4 लिखेंगे, और 4 के पावर क्या डिजिट है, 4 के बाद कितना डिजिट, एक भी नहीं है, एक भी नहीं है तो 0 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। f का मतलब क्या होता है, आपको बताए थे पिछले दिन, 0 से लेके 9 तक हेक्साडेसिमल ए बी सी डी से लेके सी डी ई और f होता है। तो देखिए 9 हो गया, 10 11 12 13 14 और 15, मतलब f का मतलब 15 होता है। तो चलिए 15 गुना 16 हुआ प्लस 4 गुना 16 के पावर 0 माने 1 होता है, तो 4 गुना 1, सॉल्व कर लीजिए। 16 को 15 से गुना कीजिएगा, 6 5 30, 6 5 11 3 14 के 4 हाथ में 1, 1 का 1 2 240 हुआ प्लस 4 244 हुआ। मतलब f, मतलब क्या हुआ, F4 16, F4 जो हेक्साडेसिमल नंबर है उसको जब हम डेसिमल में कन्वर्ट किए तो 244 आ गया। अब इसको क्या करेंगे, हम बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे 244 को। तो चलिए 244 को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, इसको मिटा देते हैं। आइए 244 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, वही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए देखिए अब 244 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, उसको भाग लगाते हैं। 244 को बाइनरी में कन्वर्ट करने के भाग लगाएंगे, 2 से लगाएंगे 122 हो जाएगा, 2 से लगाएंगे 61 हो जाएगा, 2 से लगाएंगे तो 122 रिमाइंडर 0 बचेगा, 2 से लगाएंगे 61 दूना 122 होता है तो 0 रिमाइंडर 0 बचेगा, 2 से लगाएंगे 30 दूना 60 रिमाइंडर 1 बचेगा, 2 से लगाएंगे 15 दूना 30 रिमाइंडर 1 बचेगा, 2 से भाग लगाएंगे 7 दूना 14 1 रिमाइंडर बचेगा। इधर लिखते हैं आप, अब 7 आया, 7 को फिर 2 से भाग लगाएंगे, 3 दूना 6 1 7 होता है, 1 लिख दिए, फिर 2 से भाग लगाएंगे 2 1 आए 2 1 होता है। नीचे से ऊपर की ओर लिख लेंगे, नीचे से ऊपर की ओर लिख लेंगे तो क्या आया 1 0 1 0 0 1 1 1 आया, 1 0 1 1 1 आया। ठीक है, ठीक है, यही आया 1 0 1 1 1। एक मिनट, गलती हो गया, मिस्टेक हो गया, क्योंकि ये सबसे नीचे भाग, नीचे वाला तो ये भाग है ना, नीचे वाला ये भाग है। आइए तो पहले यहां शुरुआत करेंगे, क्योंकि इसके नीचे जगह नहीं था 7 के नीचे, इसलिए हम इधर लिख दिए, तो नीचे शुरू करेंगे। तो 1 1 1 3 गो 1 यहाँ, फिर ये 1 शुरू करेंगे, 1 0 1 2 गो 0, यही इस क्वेश्चन का जवाब है। 1 1 1 4 गो 1 फिर 0 1 और 2 गो 0, यही इस क्वेश्चन का जवाब है। ऑप्शन नंबर ढूंढ लीजिए कहाँ ऑप्शन है, 4 1 फिर 0 1 4 1 0 1 और 0 0, यही है ऑप्शन नंबर बी ही इस क्वेश्चन का जवाब है। उम्मीद करते हैं समझ में आपको आ गया होगा कैसे सॉल्व किए। चलिए अब अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 के आगे जितने भी क्वेश्चन है वो सब डेटाबेस का क्वेश्चन है, डेटाबेस का एसक्यूएल कमांड का क्वेश्चन है। अब इसको हम बहुत अच्छे से अभी समझते हैं। देखिए सबसे पहले आप शुरुआत करते हैं एसक्यूएल को। एसक्यूएल क्या होता है, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। इस एक ऐसा लैंग्वेज है जिसके अंदर, जिसके द्वारा हम लोग डेटाबेस पर कोई भी ऑपरेशन करते हैं। डेटाबेस में ऑपरेशन करने का सेंस हुआ डेटाबेस को बनाते हैं, डेटाबेस के अंदर जो टेबल है उस टेबल को बनाते हैं, टेबल को चेंजेज करते हैं, मतलब डिलीट करते हैं, टेबल में बदलाव करते हैं, ये भी कर सकते हैं। उसके बाद जब टेबल बन गया उसमें डेटा को इंसर्ट करते हैं, डेटा को देख सकते हैं तो व्यू करते हैं, ठीक है, डेटा को डिलीट कर सकते हैं, डेटा में चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद डेटा को कौन रिसीव करेगा, कौन रिट्राइव करेगा, उसका परमिशन देते हैं, ग्रांट और परमिशन, रिवोक, ये सब ऑपरेशन एसक्यूएल के अंदर करते हैं। क्लियर है यहां तक, आगे बढ़िए। एसक्यूएल के अंदर 3 तरह का लैंग्वेज देखने को हम लोग को मिलता है, डीडीएल, डीएमएल और डीसीएल। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीडीएल का फुल होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, सब लिख लीजिए। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ठीक है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज।
अब यहां से बारी बारी से DDL, DML, DCL के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अभी देखिए, अभी हम चर्चा करते हैं DDL। इसका फुल फॉर्म क्या बताए थे? डेफिनेशन डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज ये क्या होता है? डेटा को डिफाइन करते हैं। जहां पर डेटा रखना है उसको हम लोग डिफाइन करते हैं, बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसके अंदर हम लोग करते क्या क्या है? क्रिएट करते हैं डेटाबेस को, डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, टेबल को क्रिएट करते हैं। माने क्रिएट कमांड यहां काम करेगा। क्लियर? उसके बाद अल्टर करते हैं डेटा को, टेबल को अल्टर अल्टर कमांड लगाते हैं। उसके बाद ड्रॉप करते हैं। ठीक है, ड्रॉप करते हैं माने टेबल को डिलीट कर देते हैं। ये सब ऑपरेशन इसके अंदर होता है। क्रिएट करना डेटाबेस को, टेबल को क्रिएट करना, टेबल में बदलाव करना, टेबल को पूरी तरह से खत्म कर देना, ये DDL का पार्ट है। इसके अंदर क्रिएट कमांड, अल्टर कमांड, ड्रॉप कमांड, ये सब कमांड इसके अंदर आता है। ठीक है, ये सब कमांड को हम आगे लिखाएंगे। अगर इसी में बताते चले तो हम बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। उसी तरह DCL होता है, सॉरी DML होता है। पहले DML फिर DCL बताएंगे। DML होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। मैनिपुलेशन लैंग्वेज ये क्या होता है? डेटा को मैनिपुलेट करता है। आप देखिए, टेबल तो बन गया, उसके अंदर आप क्या करेंगे? डेटा को इंसर्ट करेंगे। ठीक है, इंसर्ट करेंगे, डेटा है उसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे डेटा को, डेटा में अपडेट करेंगे। उसके बाद डेटा को डिलीट कर सकते हैं, डेटा को डिलीट कर सकते हैं। ये 4 ऑपरेशन जो है हम लोग DML में करते हैं। आपको पूछा जाएगा डायरेक्टली क्वेश्चन, सेलेक्ट कमांड, सेलेक्ट स्टेटमेंट का उपयोग हम लोग किसके अंदर आता है? सेलेक्ट स्टेटमेंट किस में आता है? तो DML में आता है। क्रिएट DDL में आता है। ठीक है, इंसर्ट DML में आता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब इसका भी कमांड हम आगे लिखा देंगे। जैसे इंसर्ट करना है, इंसर्ट इनटू टेबल, टेबल का नाम, ब्रैकेट देके, कॉलम और फिर वैल्यू। ठीक है, इस तरह से हम इंसर्ट करते। सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट, अगर पूरे के पूरे वैल्यू सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम जो भी दे देते हैं। अगर हमको सिर्फ ID सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट ID फ्रॉम टेबल, जो भी टेबल होगा उसे सेलेक्ट करना है। ये सब कमांड हम एक वीडियो के माध्यम से बता देंगे। पहले क्या करते हैं ना, अभी प्रीवियस क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कशन कर देते हैं। जब वो सारा प्रीवियस खत्म हो जाएगा फिर हम टॉपिक वाई टॉपिक भी वीडियो लेके आएंगे, अब खत्म कर देंगे। एक वीडियो लाएंगे कंप्लीट SQL खत्म कर देंगे, एक वीडियो लाएंगे कंप्लीट क्या कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम खत्म कर देंगे, बेसिक, फिर एक वीडियो लाएंगे एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम खत्म कर देंगे। नेटवर्किंग में भी एक वीडियो लाएंगे, बेसिक नेटवर्किंग खत्म करेंगे, दूसरे वीडियो में हम लोग एडवांस नेटवर्किंग खत्म कर देंगे। ठीक है, जिससे आपको पूरी तरह से हेल्प मिलेगा वीडियो में। आप चैनल में बने रहे। चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमको एक मोटिवेशन मिलता है। आप वीडियो भी लाइक करते रहे। देखिए, ये क्वेश्चन BPSC TRE 2 में पूछा है। क्वेश्चन पढ़िए। अब एक नहीं क्वेश्चन, एक चीज छूट गया, एक और DCL इसका फुल फॉर्म होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। आप देखिए, कंट्रोल लैंग्वेज। अब डेटा कंट्रोल लैंग्वेज जो है, मतलब क्या हुआ? टेबल बना दिए DDL में, टेबल में डेटा डाल दिए DML में। अब हम डेटा को किसको देना है, किसको देना है, किसको नहीं देना है, परमिशन। तो यहां पर वो सब DCL का पार्ट है। ग्रांट, रिवॉक ये सब इसके अंदर आता है, याद रखिएगा। ठीक है, ग्रांट और रिवॉक जो है ये DCL के अंदर आता है। अब आइए, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कहता है विच SQL कमांड यूज टू रिमूव अ टेबल फ्रॉम द डेटाबेस। देखिए, डेटाबेस से टेबल को ही खत्म कर देना, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? ड्रॉप कमांड लगाते हैं, जैसे बताए थे। और ये ड्रॉप कमांड जो है ये DDL का पार्ट है, याद रखिएगा। DDL है, DDLJ नहीं, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे से नहीं, DDL है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो ये ड्रॉप कमांड DDL का पार्ट है और इसके द्वारा टेबल को रिमूव कर देते हैं। अगर हमको डेटा को डिलीट करना है, डेटा को रिमूव करना है, डेटा को डिलीट करना है, तो उसके लिए हम लोग डिलीट बटन प्रेस कर डिलीट कमांड लगाते हैं। और डिलीट कमांड लगाते हैं तो ये डिलीट कमांड जो है ये वाला, ये DML का पार्ट है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का, याद रखिएगा। और इरेज कमांड कुछ होता नहीं है। तो उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर B है। आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए।
हाउ मेनी प्राइमरी की इन कैन बी देयर इन द टेबल, माने एक टेबल में कितना प्राइमरी की बना सकते हैं। जैसे देखिए प्राइमरी की क्या होता है, वैसा की जो यूनिकली आइडेंटिफाई होता है किसी भी रिकॉर्ड का, उसको हम लोग प्राइमरी की कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट का टेबल हम बनाते हैं, ठीक है, स्टूडेंट का टेबल बनाते हैं, मान लीजिए स्टूडेंट का आईडी, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का एड्रेस। अब ये आईडी 101, नेम है एबीसी, एड्रेस मान लीजिए मुजफ्फरपुर है। उसी तरह आईडी है 102, बीसीडी है, एड्रेस हो गया पटना। अब यहां देखिए ये जो आईडी है ना, ये आईडी जो इसको हम रोल नंबर भी कह सकते हैं, ये आईडी जो है यूनिक होता है, यूनिक, जो डुप्लीकेसी नहीं होता है। एक स्टूडेंट को एक ही आईडी होगा, नाम किसी का मैच कर सकता है दूसरे से, सोहन नाम का लड़का दो हो सकता है, लेकिन आईडी 101 फिर दूसरे का नहीं होगा। तो ये जो आईडी है ना, ये एक टेबल के अंदर ओनली वन होता है, एक टेबल में केवल एक ही प्राइमरी की बना सकते हैं, याद रखिएगा। तो चलिए की के बारे में आया, तो अभी आप समझ लीजिए की कांस्टेंट, की कांस्टेंट समझाते हैं आपको। की कांस्टेंट, की कांस्टेंट क्या होता है, एक मिनट क्या हो गया ये, देखिए की कांस्टेंट क्या होता है। की कांस्टेंट का मतलब हो गया ये रिस्ट्रिक्शन देता है किसी भी फील्ड के अंदर, डेटा का रिस्ट्रिक्शन देता है, डेटा कैसा रखा जाएगा। ऐसा नहीं कि डुप्लीकेसी होगा तो फिर रिट्राइव करने में परेशानी होगा, ठीक है। तो उसके लिए की कांस्टेंट बना के लाया गया है, जिसके अंदर हम लोग देखने को मिलता है प्राइमरी की, यूनिक की, उसके बाद आपको अल्टरनेट की, कंपोजिट की, फॉरेन की, ठीक है, ये सब देखने को मिलता है। और इस सब की को अभी हम आगे समझ लेते हैं। चलिए देखिए इस क्वेश्चन का जवाब ओनली वन है, ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि एक टेबल में केवल एक ही प्राइमरी की बनाते हैं, याद रखिएगा। अभी चलिए सारे की को डिस्कशन कर देते हैं। देखिए कौन कौन प्राइमरी की है, प्राइमरी की, फॉरेन की, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की, कंपोजिट की, सुपर की, यूनिक की, इतना सारा की है। इस सब की के बारे में समझिए। प्राइमरी की क्या होता है, ये यूनिकली आइडेंटिफाई किसी रो का होता है, मतलब एक रो, जैसे हम 101 लिखे, नेम लिखे मुकेश, एड्रेस लिखे मुजफ्फरपुर, तो ये जो है ना एक कंप्लीट जो रो है ना, इसको यूनिकली आइडेंटिफाई कौन किया, ये आईडी किया, 101 किया, तो ये प्राइमरी की है। अब आइए अल्टरनेट की समझ लीजिए पहले। अल्टरनेट की क्या होता है, किसी भी टेबल के अंदर वैसा की जो प्राइमरी की बन सकता है, जो यूनिक है, बट हम एक टेबल में एक से ज्यादा प्राइमरी की नहीं बना सकते हैं, उसको हम लोग अल्टरनेट की कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एक स्टूडेंट का दूसरे से मैच करेगा ही नहीं करेगा, ईमेल आईडी मान लीजिए, मोबाइल नंबर भी मान लीजिए, तो एक टेबल में आईडी भी है, मोबाइल नंबर भी है, ये ईमेल आईडी भी है। तो यहां पर देखिए कि तीनों फील्ड यूनिकली है, लेकिन हम तीनों को प्राइमरी की नहीं बना सकते, तो आईडी को प्राइमरी की बना देते हैं। आप बाकी दो जो बच गया, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, जो यूनिक था, उसको हम लोग अल्टरनेट की बना दिए। क्लियर है। चलिए अब कैंडिडेट की क्या होता है, वैसा की जिस की से किसी भी कैंडिडेट की पहचान होती है, उसको हम कैंडिडेट की कहते हैं। मान लीजिए एक कैंडिडेट आया, स्टूडेंट है, वो एक कैंडिडेट है, उसकी पहचान उसके रोल नंबर से करेंगे तो रोल नंबर कैंडिडेट की कहलाएगा। मान लीजिए एक इंप्लॉय है, इंप्लॉय का एक आईडी है, तो आईडी से हम इंप्लॉय को पहचान करते हैं, तो इंप्लॉय का आईडी एक कैंडिडेट की हो गया, ठीक है। मान लीजिए कोई आधार कार्ड है, आधार कार्ड अगर कहीं आधार सेंटर में जो आधार कार्ड बना है, जहां पर आधार कार्ड का रिकॉर्ड जिस डेटाबेस में रखा गया भारत सरकार के अंदर, तो आधार कार्ड के अंदर आधार का जो सीरियल नंबर होगा, आधार कार्ड का जो नंबर है 12 डिजिट का, वो एक यूनिक है। उस आधार नंबर से उस कैंडिडेट की पहचान होती है, तो वो आधार नंबर भी कैंडिडेट की कहलाएगा, ठीक है। अगर किसी के मोबाइल यूनिकली बनाते हैं, यूनिक मोबाइल नंबर बनाते हैं, तो यूनिक मोबाइल नंबर बना दी किसी टेबल का, तो उसे मोबाइल नंबर से भी उस कैंडिडेट की पहचान हो जा रहा है, तो मोबाइल नंबर भी कैंडिडेट की कहलाएगा। सिंपल एक लाइन बता दे, कैंडिडेट की का मतलब जिस किसी कैंडिडेट की पहचान होगी, कैंडिडेट की कहलाएगा। आगे बढ़िए, अब हम आगे की को देखते हैं। एक मिनट का क्या गया, देखिए उसके बाद देखिए अब क्या है, फॉरेन की। देखिए फॉरेन की क्या होता है, ये रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है। मान लीजिए एक टेबल है, ये इंप्लॉय टेबल है, यहां पर आईडी है, नेम है, एड्रेस है। एक है टेबल और हो, ये सैलरी टेबल है, यहां पर आईडी है और सैलरी है, अमाउंट,
मान लीजिए 101 है, मुकेश है और मुजफ्फरपुर है। यहां पर क्या है, आईडी है तो 101 है और यहां पर 20,000 रुपया है मान लीजिए। ठीक है, तो क्या है, ई टेबल इंप्लाई टेबल है और ये सैलरी टेबल है। अब इस टेबल का रिकॉर्ड को इस टेबल से मैच कर दिए, जोड़ दिए, लिंक कर दिए कि उसी इंप्लाई को सैलरी मिलेगा जो मेरे यहां पहले से रजिस्टर्ड है। अब देखिए इस पहला टेबल के अंदर वो वैल्यू यूनिक है और वो प्राइमरी की है, आईडी प्राइमरी की है और आईडी यहां भी देखने को मिलता है, वो भी प्राइमरी की है। लेकिन हम लोग इसको सेकेंड टेबल को प्राइमरी की नहीं बना के उसको फॉरेन की में डाल देते हैं, जिससे वो एक दूसरे से लिंक्ड हो जाता है, एक दूसरे से रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाता है। ठीक है, याद करिएगा, समझ में आ गया होगा। तो प्राइमरी की क्लियर हो गया, फॉरेन की समझ गए, कैंडिडेट की समझ गए, अल्टरनेट की समझ गए। अब समझिए यूनिक की, वैसा की जो यूनिकली होता है, जिसके अंदर हम लोग नल अलाउ कर सकते हैं, नल वैल्यू अलाउ कर सकते हैं, लेकिन और हर एक एलिमेंट यूनिक हो तो वो यूनिक की कहलाता है। ये चीज है, ठीक है। आगे आइए, अब क्या है कंपोजिट की और सुपर की। देखिए कंपोजिट क्या क्या कहता है, एक टेबल के अंदर मल्टीपल कंपोजिट की हो सकते हैं। कंपोजिट की को हम लोग अल्टरनेट की के नाम से भी समझ सकते हैं। जैसे एक टेबल के अंदर मान लीजिए स्टूडेंट का टेबल है, स्टूडेंट का नाम, आईडी, चाहे रोल नंबर मान लीजिए स्टूडेंट का, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का एड्रेस, स्टूडेंट का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। ठीक है, इतना रिकॉर्ड है, 5 फील्ड है बना हुआ। अब इसमें क्या है, एक फील्ड को हम लोग प्राइमरी की बना दी, जिसको हम रोल नंबर को बना दी। बाकी बच गया मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये भी यूनिक था, लेकिन उसको हम लोग प्राइमरी की नहीं बना सकते हैं, तो उसको हम लोग अल्टरनेट की भी की बोलते हैं और साथ में उसको कंपोजिट की भी बोल सकते हैं। वो कंपोजिट की हो गया। यहाँ लिखा भी है यूजेज मल्टीपल कॉलम एज प्राइमरी पीके, मतलब मल्टीपल कॉलम जो प्राइमरी की हो सकता है वो सब कंपोजिट की कहलाएगा। ठीक है, और सुपर की का मतलब हो गया कि वैसा की, जैसे यहाँ देख लीजिए, ये एक दो टेबल को रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर दिए, ये टेबल इस टेबल के लिए क्या कहलाएगा, सुपर टेबल कहलाएगा, पेरेंट टेबल है और इसके अंदर के जो फील्ड है उसको हम लोग सुपर की कहते हैं। ये चीज है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा और समझ गए होंगे अच्छे से। और यहाँ पे कुछ है यूनिकनेस और ये नॉट अलाउड, ये सब लिखा हुआ आप देख लीजिएगा और अच्छे से इस क्लियर हो गया। आगे बढ़िए, अब यहाँ पर एक टेबल के माध्यम से देख लीजिए, ये टेबल है इंप्लाई का, ये इंप्लाई टेबल है, इंप्लाई का आईडी, आधार नंबर, इंप्लाई नेम, जॉब, सैलरी, डिपार्टमेंट। यहाँ क्या है, डिपार्टमेंट एक टेबल ले आए हैं और इस टेबल में क्या किए हैं, इंप्लाई का आईडी को प्राइमरी की बना दिए। अब यहाँ देखिए डिपार्टमेंट आईडी भी एक फॉरेन की हो गया क्योंकि ये यूनिक है और इसको इससे लिंक कर दिए, माने डिपार्टमेंट को इससे लिंक कर चुके हैं। देखिए यहां से ये लिंक हो गया, इस टेबल से लिंक हो गया। ठीक है, इस टेबल से लिंक हो गया। एक्चुअल में ये तो प्राइमरी की है, लेकिन एक टेबल में दो को प्राइमरी की नहीं बना सकते, ये प्राइमरी की है और ये भी प्राइमरी की नहीं बना सकते, तो इसको क्या किया, फॉरेन की में डाल दिए, दोनों एक दूसरे से लिंक हो गया। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला, देखिए हम बता देते हैं, एसक्यूएल पर एक कंप्लीट टेबल लेके आए, कंप्लीट एक वीडियो लेके आएंगे और उसमें हम एसक्यूएल को अच्छे से खत्म कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कांस्टेंट ऑफ एसक्यूएल। ये क्वेश्चन बीपीएससी टीआरडी में पूछा हुआ है। इनमें से कौन सा एसक्यूएल का एसक्यूएल कांस्टेंट नहीं है, प्राइमरी की है, नॉट नल भी है, नॉट नल की भी है, लेकिन यूनियन जो है ये प्राइमरी की नहीं है, माने ये कांस्टेंट नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन कहता है एसक्यूएल व्यू आर आल्सो नोन एज। देखो एसक्यूएल के अंदर जो व्यू टेबल बनाते हैं, व्यू एक ऐसा टेबल होता है जिसको वर्चुअल टेबल कहते हैं। वर्चुअल टेबल का मतलब हो गया, मान लीजिए एक एसक्यूएल के अंदर टेबल के एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल है, 5 टेबल मान लीजिए है, पांचों टेबल के कुछ कुछ फील्ड को हम लोग रिट्राइव करना चाहते हैं, रिट्राइव करके देखना चाहते हैं, व्यू करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग व्यू बनाते हैं। व्यू क्या होता है, एक टेम्पोररी टेबल होता है, एक वर्चुअल टेबल होता है, वो रियल में तो बना नहीं होता डेटाबेस में। ये क्या होता है, जब जिसको जिस जिस वैल्यू को व्यू करना होता है, देखना होता है, उसको एक टेबल बना देते हैं और उससे वो वर्चुअल टेबल बन जाता है। तो एसक्यूएल में व्यू जो है वो वर्चुअल टेबल होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, टू रिट्राइव इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ डेटाबेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल कमांड यूज्ड। माने डेटाबेस से डेट कमांड, माने इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करना है, लेना है, ये बीपीएससी टीआरडी 2 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। रिट्राइव करना है तो उसके लिए हम लोग सेलेक्ट कमांड लगाते हैं, सेलेक्ट स्टेटमेंट, याद रखिएगा सेलेक्ट।
जैसे हमको दिखाना है सेलेक्ट नेम दिखाना है तो सेलेक्ट नेम फ्रॉम इम्प्लॉय। मान लीजिए इम्प्लॉय टेबल से उसका नाम दिखाना है उस टेबल के अंदर, तो ये कमांड लगा देंगे, उससे उसका नाम सेलेक्ट दिख जाएगा। तो ये सेलेक्ट कमांड हम यूज करते हैं, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। और ये एसक्यूएल पर कंप्लीट वीडियो लाएंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन है डैश ऑफर टू एबिलिटी टू क्यूरी द डेटा एंड इंसर्ट अल्टर डिलीट टपल। देखिए स्टेट 2024 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या है टपल का मतलब होता है रो। एक कंप्लीट रो जो है उसको उसके डेटा को इंसर्ट करना है, उसमें चेंजेस करना है, उस डेटा को डिलीट करना है, ये सब पार्ट आपका डीएमएल का है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर ये आता है, आपको बताए थे पीछे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा हुआ है क्वेश्चन है। कहता है एन एबिलिटी ऑफ वन टेबल मैचिंग द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल इज कॉल्ड। देखिए एक टेबल में एक फील्ड प्राइमरी की है और उससे मिलता जुलता एक उसी टेबल के अंदर एक और प्राइमरी की बन सकता है, तो उसको हम लोग क्या बना देते हैं, फॉरेन की बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि एक टेबल में केवल एक ही प्राइमरी की बना सकते, एक से ज्यादा नहीं बना सकते, उसको फॉरेन की हम बना देते हैं। आगे बढ़िए, एक मिनट रुक जाइए, क्या कहता है फिर से देख लेते हैं। एन एट्रीब्यूट ऑफ वन टेबल मैचिंग द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। अच्छा दूसरा टेबल है, एक टेबल अलग है, एक दूसरा टेबल अलग है, तब तो प्राइम फॉरेन की आंसर सही है। आगे बढ़िए, तो देखिए उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा अच्छे से। तो वीडियो यहीं खत्म करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। बाकी एमसीक्यू को मैं बता दूं, अभी तक प्रोग्रामिंग C++ का एमसीक्यू को ढूंढ के लाए प्रीवियस क्वेश्चन से, उसके बाद नेटवर्किंग का कुछ क्वेश्चन लेके आए, आज हम डेटाबेस के एसक्यूएल का क्वेश्चन लेके आए, अगले दिन अब हम ऑपरेटिंग सिस्टम का, एल्गोरिदम डिजाइन का, इस सब का जो एमसीक्यू पूछा हुआ है उसको हम बहुत अच्छे से आपके सामने हम डिस्कशन करेंगे अगली वीडियो के माध्यम से। प्रीवियस क्वेश्चन को लेके आएंगे, प्रीवियस क्वेश्चन का जब सारा जवाब जब खत्म हो जाएगा, अच्छे से खत्म हो जाएगा, तब हम क्या करेंगे, कुछ टॉपिक बाय हम समझा देंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम पर वीडियो बनाएंगे, बेसिक लेवल हाई लेवल, उसमें सारा ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड कैसा कैसा एमसीक्यू पूछा जाता है या पूछा है उस सबको भी एमसीक्यू को बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे। तो आप चैनल से बने रहे, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो वीडियो यहीं खत्म करते हैं आज के लिए यहीं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो जाते जाते सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आया होगा लाइक कर लीजिएगा। तो रखते हैं आज के वीडियो यहीं। थैंक यू।